अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर उसको बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया गया हुआ। डेप्रिसिएशन को समझने के लिए हमें नॉर्मल रूटीन में जो भी उसकी डेफिनेशन होती है हम उसी को कंसीडर करेंगे कि डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है। अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट थ्रू वेयर एंड टेयर और एब्सोलेंस, यानी कि किसी भी कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू ओरिजिनल से डे बाय डे कम होती जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी रोड पे चलती है, टायर ख़राब होते हैं, इंजन ख़राब होता है, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो वक्त के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, इसीलिए उसकी फिर डेप्रिसिएशन होती है। उस चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसको डिफाइन बिल्कुल भी नहीं करता। अगर हम बात करें कि डेप्रिसिएशन को ट्रीट कैसे किया जाता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, तो एज एन डिडक्शन जो है इसको अलाउ किया गया हुआ है कि आप इसको डिडक्ट करवा सकते हो, लेकिन वो किन कंडीशंस के ऊपर करवा सकते हो उसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह कि एसेट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन के आपके एसेट्स जो हैं उनको एलिजिबल होना चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए कि उसकी वेयर एंड टेयर होती हो। ऐसा ना हो कि कोई एसेट है उसकी वैल्यू कम ही नहीं होती और आप क्लेम करें कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दे दी जाए। तो सेक्शन जो है 22 सब सेक्शन 15 इसको डिफाइन करते हैं कि नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि उनमें वो एसेट जो है, अगर आप उनमें से कोई सा भी एसेट आप ओन कर रहे हो तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं कि हमें उसके ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउ की जाए। डेप्रिसिएबल एसेट में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कोई सा भी टेंजिबल एसेट हो सकता है जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई अनइम्प्रूव्ड लैंड हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती हैं। टेंजिबल क्या होती हैं आपको पता ही है कि जो चीज़ें मूव करती हैं, क्योंकि प्लांट हो सकता है, शिप हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कि हार्डवेयर कंप्यूटर यूज़ के लिए बनाया गया हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, सिनेमा एक्सेट्रा। बिल्डिंग के अंदर फिर आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अंदर साइट शामिल नहीं होती है, कि कोई भी फैक्ट्री की साइट है जैसे आप उसको नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। मशीनरी हो सकती है, हर तरह की मशीनरी इसके अंदर शामिल हो सकती है। फर्नीचर हो सकता है आपका, जो भी आपकी चेयर, कुर्सियाँ, मेज़, कुछ भी अरेंजमेंट है इस टाइप का वो हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट आ जाती है हमारे पास, कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ड्राइववेज हैं, कार पार्किंग्स है, रेलवे लाइन है, पाइप लाइन्स हैं, पावर लाइन्स हैं, टनल्स एट्सेट्रा, लैंडस्केपिंग और डैम। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं कि इनको हम डेप्रिसिएशन के लिए हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें डिडक्शन अलाउ की जाए इनकम टैक्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें तो सब सेक्शन 1 जो है वो डिफाइन करता है कि जो भी आपका एसेट है आपने उसको टोटली जो है वो बिज़नेस यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप पर्सनल यूज़ के लिए उसको लेके आएँ और आप क्लेम करें कि उस पर मुझे डिडक्शन दे दी जाए। तो आपका बिज़नेस यूज़ के लिए ही होना चाहिए, वो कोई गाड़ी होनी चाहिए, वो कोई बिल्डिंग होना चाहिए, कोई भी फर्नीचर है, कुछ भी है, आप उसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर ही आपको डिडक्शन अलाउ की जाएगी। इसके बाद बात आती है कि रेट्स कैसे अलाउ किए जाए। रेट्स अलाउ कैसे किए जाएं डेप्रिसिएशन के लिए, तो सब सेक्शन जो है वो 2 इसको डिफाइन करता है कि डेप्रिसिएशन के रेट्स जो हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि इसमें हम रिटन डाउन वैल्यू एक कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन जो है वो हम सारे साल की ही कैलकुलेट करेंगे कि चाहे आप लेकिन आपने चाहे एसेट 2 माह यूज़ किया, लेकिन डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जो है वो उसके पूरे साल की ही होगी। और अगर कुछ आपने ऐसा एसेट खरीदा है कि जो आपने कुछ जो है वो पार्शली आपने अपने पर्सनल यूज़ कर लिया और पार्शली आप बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी टैक्स के अंदर। तो सब सेक्शन 3 बताता है कि आपने अगर एसेट को पर्सनली भी यूज़ किया और आपने प्रोफेशनली भी यूज़ किया, अपने बिज़नेस के लिए भी यूज़ किया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने बिज़नेस के लिए यूज़ किया है आप उसी के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और वही एडमिसिबल होगी डिडक्शन के लिए। जो आपने पर्सनल यूजेज की है एसेट की उसको बिल्कुल भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो अलाउ नहीं करता डिडक्शन के लिए। इसके बाद आती है डिटर्मिनेशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू, कि रिटन डाउन वैल्यू बेसिकली होती क्या है
किसी भी एसेट की। रिटन डाउन वैल्यू जो है वो बेसिकली किसी भी एसेट की प्रेजेंट वैल्यू होती है कि आज के एरा में, आज की डेट के अंदर उस एसेट की क्या मार्केट वैल्यू है। इसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन अलाउ करने के लिए, एडमिसिबल करने के लिए हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस हैं कि अगर आपका एसेट जो है वो टैक्स ईयर के दौरान आपने लिया है तो रिटन डाउन वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी आपके कॉस्ट आई है एसेट की उसमें से आप माइनस कर देंगे इनिशियल अपने। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि अगर आपका एसेट जो है वो आपको काफ़ी साल हो गए हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में से अपनी टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे जितनी भी प्रीवियस फंड होगी, और उसमें आप उन अपने इनिशियल अलाउंसेस को भी माइनस करेंगे जो आपने उस एसेट को होल्ड करते हुए किए थे। तो फिर आपकी जो है रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद सेक्शन 6 वो क्या कहते हैं कि अगर आपने पार्शली बिजनेस के लिए यूज़ किया और पार्शली होम के लिए यूज़ किया, पर्सनल यूज़ किया किसी भी एसेट का, तो फिर आप उसकी रिटन डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो रिटन डाउन वैल्यू बेसिकली जो है वो उसकी कैलकुलेट होगी सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट के ऊपर जो वो बिज़नेस के लिए यूज़ किया गया, जो कमर्शियल यूज़ किया गया उस साथ जिससे प्रॉफिट अर्न किया गया, सिर्फ उस एसेट के उतनी ड्यूरेशन के ऊपर जो है उसकी रिटन डाउन वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसके अलावा उसकी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाएगी। इसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन करता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन अलाउंस लेना है तो आपकी उसकी एसेट की कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। लेट सपोज एक 10 लाख की गाड़ी है और आपने एनुअली उस पर जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है कि मेरा 20,000 की उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, तो अल्टीमेटली चार्ज करवाते करवाते ये ना हो कि आप क्लेम कर दें कि 11 लाख की डेप्रिसिएशन हो गई है जबकि गाड़ी की वैल्यू तो 10 लाख है। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि उसको अपनी ओरिजिनल प्राइस से एक्सीड नहीं करना चाहिए।